हेलो एवरीवन। आज हम हमारे लेक्चर 13 का टॉपिक नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग वर्सेस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो हमने इस टॉपिक के अंदर की। इन दोनों में हम अब बेसिकली डिफरेंस समझ सकते हैं क्योंकि अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी। तो अब हम थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करने में एबल हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फंक्शनल वर्सेस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो देखिए हमारे नोट्स बहुत प्रॉपर बन के रेडी हो गए हैं। जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल शेयर द नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शनल वर्सेस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। देखिए, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जो प्रोग्रामिंग आपका पैराडिम है उसको आप कैसे डिवाइड करते हो। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग पैराडिम है ये दो में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं आपके इंपेरेटिव पैराडिम और एक होते हैं आपके डिक्लेरेटिव पैराडिम। इंपेरेटिव पैराडिम किस पे फोकस करते हैं? व्हाट एंड हाउ, दोनों पे। मतलब आपको क्या करना है और उसको आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो सब आप इसमें बताते हैं इंपेरेटिव पैराडाइम में। इसके अंदर देखो कौन कौन से आती हैं आपकी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो हम लोग सी में पढ़ते थे। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो C++ का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने जैसे अभी जावा में पढ़ी। जबकि जो डिक्लेरेटिव पैराडाइम है वो किस पे फोकस करता है? बेसिकली ओनली व्हाट पे, नॉट हाउ। ठीक है, तो जैसे हमने अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी है ना, उसके अंदर हम क्या करते थे, हम उसको बताते थे कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो कंप्यूटर की खुद की जिम्मेदारी हो जाती थी, कंपाइलर की खुद की जिम्मेदारी हो जाती थी। इसी तरीके से इसकी एक और जो टाइप है वो क्या है? लॉजिक प्रोग्रामिंग। डिक्लेरेटिव पैराडाइम जो है इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो जो एसक्यूएल होता है। जैसे एसक्यूएल में हम क्या लिखते हैं, जो कोई भी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो यहाँ पे देखिए हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि उसको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं उसको इस टेबल में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसको कैसे करना है, डेटाबेस के अंदर वो कैसे चीजों को रिट्रीव करेगा, कोई अगर कंपैरिजन या कोई कंडीशन लगाइए तो उस कंडीशन को कैसे चेक किया जाएगा, वो सब हम वहाँ पे नहीं बताते। हम बस उसको नॉर्मली जो भी कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पे मुझे डेटा चाहिए वो मैं इसको बता देती हूँ, लेकिन किस तरीके से वो डेटा फैच करके लाना है वो एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, तो एसक्यूएल भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका डिक्लेरेटिव पैराडाइम का। और बाकी हमने लैम्डा एक्सप्रेशन तो देखी है जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने यूज किए थे। और इसमें एक हमने इंटरफेस पढ़ा था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसका मतलब क्या होता है कि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसको कौन यूज करता है? आपका लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करता है। जिससे क्या होता है, हमें सिर्फ पर्टिकुलर उसी मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो आज वाले लेक्चर में जब हम ये कंपेरिजन पढ़ना चाह रहे हैं फंक्शनल वर्सेस स्ट्रक्चरल का, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन जो कंपेरिजन है, मतलब एक जो मेजर आप देखा जाए तो जो डिवाइड हुआ है, यानी कि इंपेरेटिव पैराडाइम वर्सेस डिक्लेरेटिव पैराडाइम को समझते हैं और उसके बाद हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का डिफरेंस समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो देखो इनके ही सब पार्ट्स हैं, तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना, इनको समझना इजी हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रख रखी है। इस टेबल में जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया है, आपकी इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि जब आप इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की बात करते हो तो इसके अंदर यू हैव टू डिस्क्राइब द स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ द प्रोग्राम अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि कैसे जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है उसका रिजल्ट कैसे अचीव होगा। जबकि जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर सिंपल आप बस कंडीशंस बताते हो और ये बताते हो कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जो खुद से डिटरमाइन करता है कि कैसे उस रिजल्ट को अचीव करना है। तो ये तो बेसिकली सिर्फ किस पे फोकस हो गया, व्हाट पे, और ये किस पे फोकस हो गया, हाउ पे। ठीक है, अगर रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए आप इस फर्स्ट पॉइंट से ही इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आपको खुद ही बताना पड़ रहा है कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल फ्लो पे आपको खुद से एम्फेसिस करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अगर आप जब खुद ही सब कुछ डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका कोड जो है वो लेंदी भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो भी प्रोग्रामर उसको बना रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उसके लॉजिक्स लगाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है, आपका कोड जो है वो लेंदी भी हो सकता है और
कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक है। जबकि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो कई सारे एल्गोरिथम्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वहां पे ये बता रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। वी आर नॉट वरी अबाउट दैट कि कैसे वो प्रोग्राम के थ्रू काम किया जा रहा है। तो देखो, द पैराडाइम अवॉइड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को तो अवॉइड करता है, ठीक है, इसलिए लेस कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कोड भी आपको कम चाहिए होता है, ये तो हमने देखा ही, ठीक है। और ऑल्सो मेक इट इजियर टू रीड, ठीक है, कोड जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रीड करने में इजी होगा, ठीक है। लेकिन देखो साथ ही साथ एक लिमिटेशन भी है हमारी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की। क्या लिमिटेशन है ये देखते हैं, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि देखो जब आप सिर्फ ये बता रहे हो कि क्या करना है कैसे नहीं करना, तो जो हाउ वाला कंट्रोल है वो आपके प्रोग्राम के पास है, आपके पास वो कंट्रोल नहीं है, तो आप कस्टमाइजेशन जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। यानी अगर सपोज यूजर जो है खुद के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहता है, तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में ये डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जब आप डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग यूज करो, जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज करो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी जो प्री कॉन्फ़िगर्ड एल्गोरिथम्स है उनको यूज कर रहे हो, उनके जो भी सिंटैक्स है उनको डायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंगली उसमें कस्टमाइजेशन कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में क्योंकि हम ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये भी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने लॉजिक्स को डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर कस्टमाइजेशन भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिमाइजेशन। देखो ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करें तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग आपका लेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि जब आप खुद से प्रोग्राम्स बनाते हैं, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे अगर उसके अंदर कोई मल्टी थ्रेडिंग्स आपको अप्लाई करनी है, ठीक है ना, आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ थ्रेड्स हैं जो मल्टीपल चलाने हैं, तो वो सब चीजें आपको खुद डिफाइन करनी होती है, या कोई एक्सेप्शन है जो थ्रो हो रहे हैं तो वो आपको खुद डिफाइन करना होता है। लेकिन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब हमने स्ट्रीम पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके होते हैं, वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे होते हैं, आपके पैरेलली रन कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था इम्यूटेबिलिटी का, ठीक है ना, कि डेटा शुड बी इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल है यानी कि एक चेंजेस से दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उससे क्या हो सकता था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको मल्टी थ्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, तो यहाँ पे आपका ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन होगा रादर देन योर इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो स्ट्रक्चर में हमने बताया ये जब आप खुद से बता रहे हैं तो आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से डिफाइन करना है कि कैसे आप किसी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करेंगे। जबकि जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है उसका कोड स्ट्रक्चर काफी कंसाइज होता है, क्योंकि आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि क्या करना है, ठीक है, और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप उस चीज से कंसर्न नहीं हो कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, आप सिर्फ उसको बता रहे हो कि क्या रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है मेन डिफरेंस था इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में। तो देखो जनरली देखा जाए तो फंक्शनल वर्सेस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में आप बात करेंगे तो यही चीज है, यही कहानी है सेम ही। फिर भी एक बार थोड़े से एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मैं आपको एक बार इसका डिफरेंस भी क्विकली बता देती हूँ। अब देखो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये हमारा इंपेरेटिव में आता है, ठीक है, जो हम पहले तक करते हुए आ रहे थे। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो अभी हम कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर वो हमारा क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो ये किस पे, वही सेम चीज है, किस पे फोकस होता है, व्हाट पे, और ये किस पे फोकस होता है आपका, हाउ पे। कोड स्ट्रक्चर भी हमने देखा अभी, कोड स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया कि इट्स रिलाइज हैवीली ऑन द फंक्शंस अवॉइडिंग स्टेट एंड म्यूटेबल डेटा। ये हमने बताया था कि जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हो तो ये आप मान के चलते हो कि आपका जो डेटा है वो इम्यूटेबल है, ठीक है, यानी कि आप अवॉइड करते हो अगर कोई डेटा ऐसा आ रहा है जो म्यूटेबल है तो यू शुड अवॉइड दैट डेटा इन दी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो इससे क्या होता है आपका कोड जो है काफी एब्स्ट्रैक्ट मैनर में बनता है और हाई लेवल कोड या हायर लेवल ऑर्डर फंक्शंस आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा पाते हो। जबकि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर के कोड ब्लॉक्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, लूप्स, कंडीशन, सब रूटीन्स, मतलब यहाँ पे जब आप लॉजिक ही खुद बता रहे हो तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सा लूप लग रहा है, कंडीशन क्या लग रही है, ठीक है ना। तो इसका जो कोड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो जाता है कंपेयर टू योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो देखिए हमने पढ़ा था जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने स्टार्टिंग में देखी थी, तो कि ये थोड़ा सा किस पे वर्क करता है, बेसिकली प्योर फंक्शंस पे वर्क करता है। यानी कि प्योर फंक्शंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इनपुट आप दे रहे हैं और प्योर फंक्शन के अंदर कोई इनपुट दे रहे हो और जो आउटपुट निकल रहा है, अगर आप कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद भी अगर सेम इनपुट वापस उस फंक्शन को देते हैं तो सेम ही आउटपुट आपको मिलेगा। यानी बाहर के एनवायरनमेंट का साइड इफेक्ट आपके प्योर फंक्शन में नहीं होना चाहिए। जबकि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्योंकि लॉजिक्स खुद से डेवलप करने होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स इट रिक्वायर्स अ साइड इफेक्ट एज कोड एग्जीक्यूशन मॉडिफाइज द प्रोग्राम स्टेट
डायरेक्टली, ठीक है। प्रोग्राम की स्टेट कोई चेंज कर देगा ना, आप खुद से कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, एक्सटर्नली आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हो, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोग्राम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन में देखो फिर से वही बात आ गई, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे जो टास्क हैं, इसके अंदर तो देखो ऑटोमेटिकली आपको मल्टी थ्रेडिंग मिलती है, तो मल्टी थ्रेडिंग की होने की वजह से क्या होता है, आप अपने आप ही प्रोग्राम जो है ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि पैरेलली आप टास्क रन कर पाते हो। और इसका नेचर कैसा होता है, स्टेटलेस नेचर। ये मैंने आपको बताया था, स्टेटलेस नेचर का मतलब क्या हो गया कि इसका एक बार काम हो जाने के बाद ये कुछ भी याद नहीं रखता, एक बार इसने अपना काम कंप्लीट किया एंड देन इट इज फिनिश्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है आपका ऑप्टिमाइजेशन जो है डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, क्यों? क्योंकि एक तो स्टेटफुल ऑपरेशंस होते हैं और आपका कंट्रोल फ्लो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइजेशन देखो आपकी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग्स की एक तरीके से लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्यों है, जब आपको ये देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपको ये नहीं पता कि प्रोग्राम कैसे हो रहा है, ठीक है, कि आपने तो सिर्फ बता दिया कि सपोज मुझे तो सम करना है ना, एक लिस्ट मैं दूंगा, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उन सबका मुझे सम करना है। लेकिन अब वो सम कैसे परफॉर्म हो रहा है, कैसे वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं, कैसे उसका सम कैलकुलेट होके कहाँ स्टोर हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता। तो जब आपको चीजें पता ही नहीं कि पीछे प्रोग्राम के अंदर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, तो आप उसमें कस्टमाइजेशन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब अगर आप खुद से कोई लॉजिक डेवलप करते हैं, खुद से कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, तो इट इज इजी टू मॉडिफाई, इट इज इजी टू कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये था आपकी बेसिकली जो डिफरेंस था आपका फंक्शनल वर्सेस स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में। कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है इनके बारे में, कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई चीजें इनके बारे में पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पैराडाइम क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। बहुत छोटा सा ही है डायग्राम, बहुत इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तब आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इजी है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।